अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2? यानी कि 2 की पावर पे हम कितने ऐसे नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन वो 3 डिजिट के होने चाहिए। तो कितने नंबर हो सकते हैं उसको समझते हैं एक बार। आपने देखा 2 की पावर को जब लिखते हैं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करेंगे 32, फिर 64। सबसे पहले जो 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का, वो होता है 128। ठीक है, 128। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और 64 दूनी 128। फिर इसका डबल करेंगे 256 आएगा, फिर इसका डबल करेंगे 512 आएगा, और इसका डबल करेंगे 1024 आएगा, जो कि 3 डिजिट का तो नहीं होगा, 4 के हो जाएंगे। इससे पहले 64 होता है, वो 3 डिजिट का नहीं होता है, उसको भी छोड़ देंगे। तो हम 2 की पावर में सिर्फ 3 ही नंबर को ऐसे लिख सकते हैं जो 3 डिजिट में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है और उसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने छोड़ा है क्योंकि काउंटिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काउंट करेंगे, क्योंकि इनका भी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करना होता है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको इनको खुद ही सोल्व समझ करके करना पड़ेगा। इसने कहा कि हमारे पास 4 टाइप के वेट्स हैं, 4 टाइप के वेट है, जिसमें 1 किलो के वेट भी है, 2 किलो के भी है, 5 किलो के भी है, और 10 किलो का भी वेट है। What is the maximum number of different ways one can measure 20 kg? कितने मैक्सिमम तरीकों से मुझे 20 किलो मापना है, तो कितने तरीके से माप सकता हूँ? मेरे पास 4 तरीके के बट्टे हैं, जो बाट होते हैं, जिनको बट्टे बोलते हैं वेट करने के लिए। 1 किलो का है, 2 किलो का है, 5 किलो का, और 10 किलो का। मुझे 20 किलो वेट करना है, तो कितने मैक्सिमम तरीके हो सकते हैं? आप कहेंगे ऐसे तो दुनिया भर के हो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान से देखेंगे। कंडीशन ये है, इफ एटलीस्ट 8 बट नॉट मोर देन 11 वेट्स। आप कम से कम जब आप यूज करेंगे तो कम से कम 8 बार यूज कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते। 1 किलो का जो वेट है, 1 किलो के वेट हो गए ना जैसे, वो 8 ले सकते हो एक बार में, उससे कम नहीं। ज्यादा ले सकते हो, लेकिन ज्यादा भी कितने, 11 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 1 1 किलो के मैं या तो 8 लूंगा, या 9 लूंगा, या 10 लूंगा, या 11 लूंगा। इससे कम नहीं ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। 1 1 किलो के वेट इससे कम नहीं ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अब 1 किलो को तो मैं यूज करूंगा ही नहीं, मुझे यूज करना है 2 किलो का, और 5 किलो का, और 10 किलो का। ये 3 वेट मेरे पास है, और मुझे मेजर करना है कितना? 20 किलो मुझे मेजर करना है। अगर मैंने 8 किलो ले लिया है, तो बाकी कितना मेजर करना है? 12। 12 को मैं कितनी तरीके से मेजर करूंगा, ध्यान से देखेंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको ले लिया, इसको ले लिया, एक तरीका ये हो जाएगा, 10 और 2 12, 5 दूनी 10, और 2 12, एक तरीका ये हो जाएगा, और 2 गुना 6 12। तो इसको ना 3 तरीके से माप सकता हूं मैं। अगर मैंने 1 1 किलो के 8 बट्टे ले लिए हैं, तो बाकी 12 किलो नापने के मेरे पास 3 तरीके होंगे। कौन कौन से? एक 10 किलो का ले लूंगा, एक 2 किलो का, एक 2 ले लूंगा 5 के, 5 गुना 2 10 किलो ये हो गया, 1 किलो ये ले लूंगा, और तीसरा होगा 6 बट्टे में 2 2 किलो के ले लूंगा, 2 6 12, एक तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मापता हूं। अगर मैंने 1 1 किलो के 9 किलो ले लिए हैं, तो आगे मुझे 11 किलो और मापना है। 20 किलो मापना है ना, 9 तो ले लिए, 11 और मापना है। 11 के लिए क्या कर सकता हूँ भाई, 10 तो यूज ही नहीं कर सकता। एक तरीका हो सकता है कि 2 में 3 बट्टे ले लिए, 2 तिये 6, और 1 बट्टा इसका ले लिया। 2 किलो 3 6 किलो, और 5 किलो 11 किलो। एक तरीका इसका हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनेगा, क्योंकि ऑड है और ये इवन है, और यहाँ पर 10 को हम यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अगर 10 किलो मैंने ले लिया है, तो मुझे 10 किलो और मापना है आगे। कितने तरीके होंगे 10 किलो? 10 किलो मापने का एक तरीका तो ये है कि 1 किलो में ये 1 बट्टा ये ले लूंगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसके मैं 2 बट्टे ले लूंगा, 5 दूनी 10, और तीसरा तरीका, इसके 5 बट्टे ले लूंगा। तो इसके भी 3 तरीके होंगे मेरे पास। और अगर मैंने 1 1 किलो के 11 किलो ले लिए हैं, तो मुझे कितना मापना है? 9 किलो। 9 किलो मापने के लिए 10 तो ले नहीं सकता, 5 को अगर लूंगा, 5 के बाद 4 यहाँ से मिल जाएगा, 1 बट्टा इसका ले लूंगा, और 2 बट्टे इसके ले लूंगा। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 4 9। और अगर मैं 5 को 2 बार लूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा,
और 9 यहाँ से बनेगा नहीं, तो एक तरीका ये हो जाएगा। टोटल कितने तरीके, 3 और 3 6, 7 और 1 8, टोटल 8 तरीके से इसको मापा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको केसेस बना करके काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या दिक्कत हो सकती है कि आपको पहले वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे, जैसे इसलिए पिछले क्वेश्चन थे कुछ बीच बीच में जो मैं ले रहा हूँ ना इजी वाले, ये क्वेश्चन आपको पहले सेलेक्ट करके रखने हैं कि ये मुझे आता है, ये आसान है, इसके कर दूंगा, उसको कर दूंगा। और ये क्वेश्चन सच में ये बाद में करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। सेकंड थिंग, काउंटिंग में मिस्टेक होने के भी थोड़े से चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए कोई भी डिजिट होगा ना एक को छोड़ करके वो 20 बार आता है। कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 100 तक, वो कितनी बार आता है, 20 बार। लेकिन इसने कहा कि हमें सिर्फ 2 डिजिट के चाहिए, तो हम 5 को छोड़ देंगे, 5 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसका आंसर 19 आएगा। 19 बार आप जो है 5 को काउंट कर पाएंगे। कैसे कैसे करेंगे, 15 में आएगा, 25 में, 35 में, 45 में, 65 में, 75, 85 और 95 में एक एक बार आएगा। फिर 50 से शुरू करेंगे, 50, 51, 52, 53, 54 और 55 में 2 बार। तो इनको काउंट कर लेंगे आप। ये तो आपने किया भी होगा, ठीक है, लिख के भी कर सकते हैं, इसमें कोई चांस नहीं है गलती होने का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 में ओके, एक्स ट्रेवल्स 6 किलोमीटर ऑन ए बाइसिकल। एक्स जो है वो 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है बाइसिकल पे विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट किलोमीटर। देखो भाई ऐसा हुआ है कि 6 किलोमीटर जाना था, एक्स की बात करता हूं मैं, एक्स की। एक्स जो है ना पहले 1 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाता है। फिर कितने किलोमीटर, कितना है, 2 है और फिर 3 है, 2 किलोमीटर गया और फिर कितना गया, 3 गया, 3 किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर गया। टोटल कितने किलोमीटर हो गया, 6 हो गया भाई। 1 किलो, सॉरी 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 सॉरी, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 2 किलोमीटर गया फिर आगे, और आगे गया 3 किलोमीटर। तो 6 हो गया, 1 2 3 6। लेकिन गया किस हिसाब से है, पहले उसकी स्पीड कितनी है, पहले इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, फिर है 10 किलोमीटर पर आवर और फिर है 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं टाइम अगर निकालूं यहाँ से, तो पहला जो 1 किलोमीटर है वो गया 5 की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगे। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्स गया है पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। इसकी स्पीड यहाँ पर क्या थी, इसकी स्पीड थी 5, यहाँ पर इसकी स्पीड थी 10 और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी, 4। तो इसको कुछ टाइम लगा होगा यहाँ पर 6 किलोमीटर जाने में। 6 किलोमीटर जाने में इसको यहाँ पर कुछ टाइम जो है वो लग गया होगा। फिर y भी जाता है और वो इसी तरीके से जाता है। y ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड ऑफ 4। पहले 1 किलोमीटर गया वो 4 की स्पीड से, फिर अगले 2 किलोमीटर गया है वो 10 की स्पीड से, और फिर आगे गया है वो 5 की स्पीड से। ठीक है भाई, इसको भी कुछ टाइम लग गया होगा यहाँ पर जाने में, ठीक है, कुछ टाइम लग गया होगा। हाउ मैनी मिनट्स अर्ली वाई कंप्लीट द जर्नी। वाई को थोड़ा कम टाइम लगा है, तो वो कितना टाइम कम लगा है, बस ये आपको देखना है, ठीक है। वाई को कितना टाइम कम लगा है ये आपको देखना है। चलिए करते हैं भाई इसको। इफ बोथ एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। टाइम निकालते भाई। टाइम कभी भी निकालना हो तो कैसे करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में क्या करते हैं, स्पीड करते हैं। टाइम कभी भी निकालना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं, तो कर देते हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ 5 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 1/5 लगेगा। 2 जाता हूँ 10 की स्पीड से तो 2/10 लगेगा। और 3 जाता हूँ 4 की स्पीड से तो 3 डिस्टेंस है 4 स्पीड है, इतना टाइम लगेगा। टोटल जो टाइम लगेगा इन सबको जोड़ दूंगा तो यहाँ पर इसका टोटल टाइम आ जाएगा। अगर फिर y का टाइम निकालूं तो 1 किलोमीटर गया है कितने की स्पीड से, 4 की, तो 1 किलोमीटर 4 की स्पीड है। 2 किलोमीटर गया है 10 की स्पीड से, ये इसको टाइम लग गया होगा, जोड़ देंगे। 3 किलोमीटर गया है 5 की स्पीड से, तो जोड़ दिया, और सबको जोड़ करके इसका भी टाइम आ जाएगा, और टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे कि y को कितना टाइम कम लगा है। y को कुछ टाइम कम लगा है तो कितना लगा है वो निकाल लेंगे। अगर मैं इसको सबको जोड़ूंगा इसका टाइम आएगा, इसको जोड़ूंगा इसका टाइम आएगा। तो देखो दोनों में ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, जब इसमें भी ऐड हुआ है इसमें भी ऐड हुआ है, यहाँ से तो डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा।
2 किलोमीटर 10 की स्पीड से चला है, 2 किलोमीटर 10 की स्पीड से, इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, तो ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 + 4 + 5, और एक मैं कह रहा हूँ 2 + 4 + 3, तो आप क्या देखेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, 4 और 3 7 और 2 9, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते थे, तब भी इनका डिफरेंस 3 का ही आएगा। कैसे, 5 और 3 कितना आएगा, 8, और 3 और 2 5, तब भी इनका डिफरेंस 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों में ऐड हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4 × 4 5 × 15, यानी कि 19/20 आएगा, 19/20। और ये कितना आएगा, 5 × 5 4 × 5 12, यानी कि 4 × 12 5 17 में कितना 20, तो कितना टाइम ज़्यादा लग गया भाई, इसको ज़्यादा टाइम लग गया, 2/20। 2/20 को लिख सकता हूँ 1/10, और ये घंटे में आया है, ध्यान रखना। घंटे में क्यों आया है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड km/h में है, तो टाइम आया है आवर्स में। ऑप्शन में क्या लिखा है, कितने मिनट्स, कितने मिनट्स, ऑप्शन में मिनट लिखे हैं, तो हमें इस 1/10 को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 6 मिनट। वाई को 6 मिनट कम लगे हैं वहां पर पहुंचने में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकालेंगे और दोनों के टाइम का डिफरेंस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 में क्या आ गया है, 7 क्यूब्स आर आइडेंटिकल इन शेप, out of these the weight of each of the 6 cubes is equal and the weight of remaining cube is less than the weight of any other cubes। तो ऐसा है कि 7 क्यूब है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है, ये छोटी सी ले लेते हुए हमारे पास कितनी 7 क्यूब्स है। इन 7 क्यूब्स में से एक क्यूब हमारी कम वजन की है और हमें उसको ढूंढना है। 7 क्यूब में से 7 छोटे छोटे पत्थर ले लो, आप क्यूब समझते हो ना, शेप, क्यूबिकल शेप, क्यूब तो समझते होंगे। सेम शेप सेम साइज के हैं, लेकिन 7 में से एक का शेप क्या है, एक का वजन कम है, 7 में से एक का वजन कम है, हमें नहीं पता किसका कम है, हमें वो ढूंढनी है। तो हमें ढूंढनी है, इसका मतलब व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द ऑड क्यूब विद सर्टेनिटी। 100% अगर आपको पता करना है कि इन 7 में से किसका वजन कम है, तो आपको कम से कम कितने स्टेप लगेंगे, कम से कम पूछा है। और आपने ये बात चीज देखी होगी कई बार, ऐसे क्वेश्चंस तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा जिसमें काउंटिंग कराते हैं, मिनिमम कितने होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ता है चीज़ों को, रटी रटाई चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नहीं होती है। तो कितने तरीके हो सकते हैं इसको समझते हैं। मेरे सामने ना 7 क्यूब रखे हैं और मैं देख रहा हूं कि इसमें से किसी एक में वजन कम है, शेप सेम है, पहचान में नहीं आ रही है कि किस में वजन कम है। अगर मैं ऐसे करता हूं कि अगर मुझे मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं तो मुझे मैक्सिमम पहले लेने पड़ेंगे, उल्टा होता है। जैसे हमने मेजरमेंट में किया था ना, अगर मुझे स्टेप कम करने हैं तो मैं बड़े बर्तन से पहले मापूंगा, सेम चीजें। अगर मुझे अगर मुझे अटेम्प्ट कम रखने हैं तो मैं ऐसा करूंगा कि 7 में से 6 क्यूब्स पहले ले लूंगा, 3 इधर तराजू में रख दूंगा, 3 इधर रख दूंगा। अगर 3 दोनों का बराबर आ गया, इधर भी और इधर भी, अगर वजन बराबर आ गया है तो ये भी सही है और ये भी सही है, प्रॉब्लम उस 7वीं में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 7 क्यूब में से अगर 3 आप इधर रख रहे हो, 3 आप इधर रख रहे हो, और इन दोनों का वजन अगर बराबर है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 7वीं में हो सकती है। लेकिन अभी चांसेस तो है कि इनमें से किसी एक का कम आ जाए। अगर मान लो इसका वजन कम आ गया तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये थोड़ा सा, इसमें वजन कम है, इसमें वजन कम है, 3 और 3 में से इन तीनों का वजन कम है, तो यहां से 100% हो जाएगा कि इन तीनों में से किसी एक का वजन कम है, इन तीनों में से किसी एक का वजन कम। अभी मैंने एक ही स्टेप किया है, वो क्या है कि 3 उठा के देखी है, ये हल्की है और उसको हटा दिया, अब मेरे पास 3 क्यूब है, एक स्टेप मैंने कर दिया है। अब मैं इन 3 में से छांटना चाहता हूं कि इसमें से, इन तीनों में से वो कौन सी क्यूब है जो कम वजन की है।
अब मैं क्या करूंगा, इन तीन में से फिर से दो उठाऊंगा, उनको मीजर करके देख लूंगा। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो तीसरी वाली में प्रॉब्लम है, और अगर इनमें एक हल्की आ गई तो यही हल्की है। तो कितने स्टेप लगे, सिर्फ दो स्टेप लगे। पहले तीन तीन को लेके देखा, उनमें से पता चल गया, उनको साइड कर दिया, इनको पकड़ लिया, इनमें से एक एक को लेके देखा, यहां से पता चल जाएगा। तो मिनिमम मिनिमम कितने स्टेप हो सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन में यहां पर मिनिमम दो स्टेप में आप बता सकते हो। सात क्यूब्स में से, सात क्यूब्स में से, जैसे आपने पहले क्या ले लिया, आपने पहले ये तीन और ये तीन ले लिया, ऐसे ये तीन ले ली, ये तीन ले लिया आपने। तो जब आपने ये तीन ले ली है और ये तीन ले ली है तो डेफिनेटली इसका वेट कम आएगा, ये एक स्टेप हो गया है। और फिर आपने इन तीनों में से कोई दो ले ली तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं बराबर आए हैं तो वही कम है, और बराबर आ गए हैं तो ये कम है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर से टाइम डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी आसान होता है। अ पर्सन फेसिंग द ईस्ट ट्रेवल 4 किलोमीटर स्ट्रेट। एक पर्सन है, यहाँ से शुरू करता है, ईस्ट की तरफ चलता है। हम ईस्ट इधर लेते हैं हमेशा क्वेश्चन में, नॉर्थ हम ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं साउथ, और इधर लिखेंगे क्या, वेस्ट। अगर कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और वो ईस्ट में जाता है, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो यहाँ से जाता है, तो हम मान लेंगे कि वो यहाँ पर आकर के खड़ा है, यहाँ तक आ गया है। ठीक है, एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। अगर कोई आदमी इधर जा रहा है ऐसे और उसको राइट मुड़ना है, तो आपको पता है इस तरफ मुड़ेगा, तो यहाँ से इस तरफ राइट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आकर के ये खड़ा हो चुका है, इतना यहाँ पर है। देन फर्दर टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ेगा और दो जाएगा। अब यहाँ से ना ऐसे जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ। ठीक है, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो लेफ्ट इस तरफ आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर यहाँ पे गया है, और फिर यहाँ पर आकर के ये खड़ा हो गया। एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। अब कोई आदमी इस तरफ जा रहा है तो वो लेफ्ट फिर से ऊपर को जाएगा, ऐसे इस तरफ से जाएगा। तो वो लेफ्ट जब जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, यहाँ पर लेफ्ट कर देंगे ऐसे। और 3 गया है, क्योंकि ये वाला 3 था, तो ये बिल्कुल 3 जाएगा, तो इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर। तो इसने पूछा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस हम रख, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। अब ये अगर 2 था तो यहाँ पर ये भी 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। ये बात हमने देख ली है। और किस तरह पूछा है, एंड द डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज फेसिंग एट द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे जब ये पूछा है, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जब ये फाइनल पे पहुंच रहा है तो ये किस तरफ फेस कर रहा है, तो ऊपर तो नॉर्थ लेते हैं हम, तो इसका आंसर होगा कि इनिशियल पॉइंट से 6 किलोमीटर है दूर, और ये फेस किसको कर रहा है, नॉर्थ को, तो 6 किलोमीटर नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आसान है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ से और कोई दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि हमारे पास कुछ नंबर है, इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच नंबर अदर देन द फर्स्ट टू इज द सम ऑफ द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग नंबर्स फ्रॉम इट। आपको ये पता है फिबोनिक सीरीज क्या होता है, फिबोनिक सीरीज होता है, जैसे कोई नंबर फिबोनिक सीरीज ये होता है कि 1 लिख दिया मैंने, एक बार मैंने फिर से 1 लिख दिया, अब मैं इसको जोड़ूंगा, एक में एक जोड़ूंगा तो 2 आएगा, फिर 2 में एक जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ दूंगा 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ दूंगा 8 आएगा, और ये कंटिन्यू रहेगा। इसको बोलते हैं फिबोनिक सीरीज। ठीक है, फिबोनिक सीरीज। तो फिबोनिक सीरीज पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी उसी से पैटर्न है। इसने क्या कहा, हमारे पास पहले जो 2 नंबर है, इफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस इज 4 और 7, अगर पहले 2 नंबर है 4 और 7, और जो अगला नंबर है वो पिछले 2 नंबर को जोड़ के बनता है, तो 6th नंबर कौन सा होगा, ऐसा पूछा है। तो अगला नंबर जो 7 में 4 को जोड़ के आऊंगा तो 11 आएगा, फिर 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 में 11 जोड़ूंगा तो 19 29 हो जाएगा, 29 47 हो जाएगा, अगला 47। तो ये छठा हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो छठा नंबर जो हमारा होगा वो होगा कितना, 47 होगा। फ्री के नंबर ये वाले क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर्स इन टू कंपनीज ए एंड बी इज 13:10। हमारे पास एक कंपनी है, कंपनीज है दो, दो कंपनी है, एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल का रेशियो है और इसमें भी मेल और फीमेल का रेशियो है। इसमें मेल फीमेल का रेशियो है 13 रेशियो कितना 10, और इस वाले में है 7:5, 7:5। इफ द बोथ कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ फीमेल, अगर कंपनी में सेम नंबर ऑफ फीमेल है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर ए और वर्कर बी में। इसमें टोटल कितने वर्कर है और इसमें कितने वर्कर। आप जब रेशियो में देखेंगे, यहाँ पर रेशियो में फीमेल कितनी है 10, इसमें रेशियो में फीमेल कितनी है 5, तो यही तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ठीक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि फीमेल जो है वो सेम रहनी चाहिए। सेम मतलब यहाँ पर अगर ये 10 है तो यहाँ पर भी 10 रहनी चाहिए। और रेशो का नियम होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो दोनों में करनी होती है। मतलब मैं इसको अगर सेम करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई लगेगी तो मुझे दोनों में करनी पड़ेगी। इधर से तो ये 10 13 और 10 ही रहेगी, और इधर से जो नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे मेल टू फीमेल वो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। देखो ये भी 10 हो गए हैं, ये भी 10 हो गए। तो इसने कहा है कि कंपनी ए के जो टोटल वर्कर्स हैं और कंपनी बी के जो टोटल वर्कर्स हैं उनके कितना रेशो होगा। तो कंपनी ए में टोटल वर्कर्स कितने दिख रहे हैं, मेल और फीमेल टोटल 23 है, और इसमें मेल और फीमेल टोटल कितने हैं 24 है, क्योंकि अब फीमेल्स जो है वो दोनों तरफ सेम हो चुकी है। तो टोटल वर्कर्स का रेशो आएगा 23:24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके फ्री के हैं, इसमें कोई लॉजिक और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है, देखो ये क्वेश्चन सारे अब जो शुरू हो रहे हैं ना, ये सारे करने वाले हैं। मैंने थोड़े थोड़े से जो टफ थे ना वो शुरू में ले लिए, ताकि आप जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप छोड़ के भाग जाओगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स इज क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ में हम एक रूल पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई बराबर होती है, the multiply of two numbers is equal to the multiply of their LCM and HCF। ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगा LCM और HCF की मल्टीप्लाई के, ठीक है। चलिए, तो इसने कहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स इज द क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। देखते अभी, जैसे मैं दो नंबर ले रहा हूं, एक नंबर मैंने ले लिया ए और एक मैंने ले लिया बी, तो दो नंबर की जो मल्टीप्लाई है, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होगी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कितनी है, क्यूब ऑफ वन नंबर। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई ही तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। और उसने कहा है कि तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो एक नंबर का क्यूब है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी एक नंबर की क्यूब। मैंने ए का क्यूब ले लिया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जब बी है निकालूंगा वैल्यू, ए इसको जाके डिवाइड करेगी, इसकी एक पावर को कम कर देगा, तो बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक नंबर हमारे पास ए स्क्वायर है और एक नंबर हमारे पास क्या है, ए है। तो क्वेश्चन की इसमें स्टेटमेंट में क्या है कि पहली तो स्टेटमेंट ये है, सेकंड वाली ये है कि वन ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों में से एक नंबर हमारा स्क्वायर तो होगा ही होगा, तभी उसकी मल्टीप्लाई होकर क्यूब बनेगा। और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज इवन नंबर। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। अगर इन दोनों नंबर का मैं डिफरेंस निकालूं तो वो इवन आएगा। तो मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के देखता हूं। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया ए कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, ए और -1 आएगा। अच्छा आप बताओ कि ए इंटू A-1 इवन होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस इवन होगा। मान लिया आप इसको ओड लेते हो, अगर ये ओड है तो ये इवन हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से इवन हो जाएगी, है कि नहीं। ए की वैल्यू को कुछ भी ले लो आप, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इवन ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस इवन ही आएगा। तो पहली स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो आंसर हो जाएगा सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी
सही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू लेकर के देख सकते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि हमें देखो ये भी नंबर सारे फ्री वाले नंबर है। इफ एक्स एंड वाई आर टू डिजिट्स एंड द नंबर ये जो है वो 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो 4x 5y 4x 5y 7 9 0, ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो 11 से क्या रूल लगाते हैं हम? 11 से रूल होता है कि इसमें इसको जोड़ूंगा, इसमें इसको जोड़ूंगा, इसमें इसको जोड़ूंगा। तो 0 में 7 जोड़ दिए, 7 में 5 12, 12 और 4 16 आ गया। फिर इनको जोड़ूंगा, 9 में जोड़ दिया y, y में जोड़ दिया x, तो नीचे कितना आ गया? 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऊपर भी 16 होना चाहिए था, नीचे भी 16 होना चाहिए था, क्योंकि इनका डिफरेंस 0 होता है। अगर इसको मुझे 16 बनाना है, मतलब इसको दोनों को इक्वल बनाना होता है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तभी 11 से डिवाइड होता है ना। तो x प्लस वाई जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 7, क्योंकि 9 और 7 जुड़ के तभी 16 हो पाएगा। तो इसने पूछा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, आसान है, डिविजिबल टूल है नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हम इसी चीज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। An alloy P contains 20% copper and 80% zinc by weight. Another alloy Q contains 60% copper and 40% zinc by weight. A third alloy R is to be prepared. यहाँ से इन दोनों से मिला करके एक तीसरा एलोय जिसका नाम है R हमें तैयार करना है फ्रॉम P और Q, so that it contains equal amount of copper and zinc. Equal amount of copper और जिंक का मतलब होता है 50% कॉपर 50% जिंक। तो क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का है, एलिगेशन हम इसमें लगा देंगे। तो एक तरफ लिखूंगा मैं P और एक तरफ लिखूंगा मैं Q। P में देखो दो तरीके से लग सकता है, या तो आप कॉपर पे लगा दो या जिंक पे लगा दो, किसी पे लगा दो, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। कैसे? अगर मैं P में देखता हूँ कॉपर कितना है, P में कॉपर कितना है 20%, ठीक है जी। Q में कितना है कॉपर, कॉपर कॉपर Q में कितना है कॉपर 60%, तो यहाँ पे लिख देंगे 60%। हमें चाहिए कितना, R में कितना चाहिए? आधा कॉपर आधा जिंक का मतलब 50% कॉपर चाहिए, तो मैं 50% बीच में लिखूंगा और यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। 60 में से 50 10 और यहाँ पर 30, 0 से 0 कट जाएगा, तो रेशो होना चाहिए 1:3, ये आंसर हो जाएगा। 1:3 में मिलाना चाहिए। आप इसको ना जिंक से भी निकाल सकते हो। जिंक का मतलब जिंक कितना है, पी में जिंक कितना है 80% और क्यू में जिंक कितना है 40%, और हमें जिंक कितना चाहिए आर में 50%, तो यहाँ पे लिखेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, तब भी आपका आंसर 1:3 ही आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किससे लगा रहे हो, लेकिन लगाना एक ही है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन भी है अभी मैं कराऊंगा, लेकिन देखते हो मैं आगे वाली क्लासेस में आपको इसके लिए कंसेप्ट बताना पड़ेगा काफ़ी डिटेल में ना। 9 का एक रूल होता है, जब आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर होता है, आप खुद सोचना इसके, एक नंबर होता है 2 डिजिट का, आप उसको उल्टा करो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 73, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, ये ले लिया, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 37। तो इसको माइनस जब आप करेंगे तो ये हमेशा 9 से डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ये यूपीएससी का फेवरेट है। 2 डिजिट इंटरचेंज करने का कंसेप्ट मैंने बहुत बार देखा है, और करता क्या है इसमें, एक भी 2 डिजिट का नंबर होगा, अगर मैं इसके डिजिट को उल्टा करूंगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 36 आएगा। 36 आएगा, और ये 36 हमेशा बराबर होगा 9 में मल्टीप्लाई होगी किसकी, 7 - 3 की, 7 - 3 की। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 होगा, और 4 में 9 की मल्टीप्लाई होगी 36 आएगा। ये हर बार आएगा, इसको मुझे थोड़ा सा आपको बताने में लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से आसान से क्वेश्चन है उनको निपटा देता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि ये हमारे कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने कहा कि 0 को कोड कर दिया ADSN, तो 0 को अगर कोड करूंगा ZERO ZERO ADSN ADSN, तो स्टॉप को कैसे कोड करेंगे हम, पहले हम इसको डी कोड कर लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। जेड होता है कितने पे 26 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 18 पे, और ये होता है 15 पे, ये 1 पे होता है, ये 4 पे, ये 19 पे, और ये 14 पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 15 से 14 हुआ है -1, ये +1, ये -1, और ये +1। तो आप कहेंगे 26 से 1 कहाँ +1 हुआ है, तो 26 की जगह जब हम ए को ना, ए को हम 1 भी लिख सकते हैं और इसको 27 भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाते हैं कई बार।
ए को, जैसे आप ए बी सी डी पढ़ते हो, ए बी सी डी से लेकर के आप जेड तक गए, तो कितने नंबर हो गए? 26। 26 के बाद फिर से जेड के बाद फिर ए आएगा, तो ए को मैं 1 भी लिख सकता हूँ और 27 भी लिख सकता हूँ। ये आप ध्यान रखना है ऐसे। तो मतलब इसने क्या किया है, +1 फिर -1 फिर +1 और फिर -1। तो ऐसे ही हम कर देंगे, किस में? स्टॉप में कर देंगे, STOP। ये 19 पे होता है, ये 20 पे, ये 15 पे और ये 16 पे। इसमें क्या करूंगा, +1 करूंगा। पहले +1 हुआ है यहाँ पर, पहले इधर +1 हुआ ना, 26 है कितना हुआ है? 27। तो +1 19 से 20 करूंगा, फिर -1 19, फिर +1 16 और -1 15। तो 20 पे आता है TSPO, TSPO, TSPO। आंसर नंबर बी आ जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इसमें क्वेश्चन है, ये भी आसान है, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो ये चीज़ इसने क्या कहा है कि हमारे पास एक लेटर है कितना, QUEUE, QUE और UE। तो इसने कहा कि हमें इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जबकि Q और U एक साथ रहे। कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, चाहे इनका मीनिंग बने या ना बने, तो हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये भी देखेंगे। Q और U को एक साथ रहने चाहिए, तो मैंने क्या किया, जब इनको एक साथ रहना चाहिए, और ये भी लिखा है कि यदि Q के बाद हमेशा U आता हो, U को बाद में ही आना चाहिए। ठीक है, Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U। ऐसे नहीं कि U पहले भी आ सकता है, फिर डबल हो जाएंगे चांसेस, बट उसको देखेंगे बाद में। अगर Q के बाद U ही आना चाहिए, तो मैंने इसको एक बक्से में रख दिया, Q और U को मैंने एक बक्से में रख दिया ऐसे। कितना बच गया, एक E बच गया है, एक U बच गया है और एक E बच गया है। तो कितने आइडेंटिटी हमारे पास, 1 2 3 4। ये आपको पता होगा कि जब हमारे पास 4 होते हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज करते हैं, जहां पर हमारा एक रिपीट भी हो रहा है। तो आप देखेंगे हमारे पास कितने आइटम है टोटल, 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हो रहा है? हो रहा है, ई हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से कट जाएगा ये 12, कितना? तो 4 तिये 12 आंसर हो जाएगा। 12 तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम था कि इसको करना कैसे है। बहुत ही आसान है ये। इसने कहा कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी 3 पार्टनर है। ए इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ कैपिटल, बी इन्वेस्ट करता है 1/4 ऑफ द कैपिटल, यानी कि जितना भी पैसा है ना टोटल, उसका 1/3 ए ने, जो टोटल बिजनेस में पैसा लगाया है उसका ए ने 1/3 लगाया है, बी ने 1/4 लगाया है। तो फिर आप पूछेंगे वो है कितनी कैपिटल, तो आप कोई भी ले लो जिसका 1/3 और 1/4 आसानी से निकाला जा सके। 1/3 और 1/4, ए ने कितना लगाया है, ए ने लगाया 1/3, बी ने कितना लगाया 1/4। तो 1/3 और 1/4, 3 से कट जाए 4 से कट जाए। मैंने ले लिया कि मैंने क्या ले लिया कि बिजनेस में 12 रुपए लगे हैं, 12 रुपए, और 12 महीने के लिए लगे हैं। ये क्या मतलब हुआ, मतलब अभी समझ जाएंगे आप। अगर पूरे बिजनेस में 12 रुपए लगे हैं, तो ए ने कितना पैसा लगाया है, ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल। तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4। ए ने 4 रुपए लगाए हैं फॉर 1/3 ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब 12 महीने का 1/3, तो 4 महीने के लिए ही इसने पैसे लगाए हैं। ए ने 4 रुपए लगाए हैं 4 महीने के लिए। फिर बात करता है बी की, बी इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल। ये कैपिटल है 12 रुपए की, 1/4 का मतलब 3 रुपए इसने लगाए हैं। कितने टाइम के लिए, 1/4 ड्यूरेशन। 1/4 ड्यूरेशन का मतलब 3 महीने ही होते हैं, 12 महीने का 1/4। एंड सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब 12 रुपए अगर बिजनेस में लगे हैं, 4 रुपए इसने लगा दिए, 3 रुपए इसने लगा दिए, 7 लग चुके हैं। सी ने बाकी बचे हुए 5 रुपए लगाए हैं, 5 और 3 8 और 4 12 रुपए, तभी तो लगे होंगे। सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल ड्यूरेशन। होल ड्यूरेशन, होल, होल का मतलब पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, 12। तो आपको पता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनको मल्टीप्लाई करके, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 12 गुना 5 100। तो कितना का हो गया भाई, यहाँ पे देखेंगे इसने क्या पूछा है, आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 17,000, तो सी को कितना मिलेगा।
हमें क्या करना है ना, 17,000 को इस रेशो में बांट देना है। 17,000 को इस रेशो में बांट देना है। या फिर जगह थोड़ी कम है, यहाँ बता देता हूँ। अगर 16 रुपये इसको मिलेंगे, 9 रुपये और इसको, तो इनके पास टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 85 रुपये का। 85 में से 16 इसको मिलने थे, 9 इसको मिलने थे, 60 इसको मिलने थे। लेकिन टोटल प्रॉफिट 85 नहीं है, 17,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 17 से कर दूंगा 5, 17 से 1, 5 से हो जाएगा 2, 200। एक की वैल्यू 200 आ गई है। तो इसने पूछा है सी का प्रॉफिट बताइए। सी का प्रॉफिट तो 60 है। सी का प्रॉफिट कितना है? ये रहा सी का प्रॉफिट 60। तो हम क्या करेंगे, 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 की। तो 6 दूनी 12 के बाद 3 जीरो लग जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे 30। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं आगे आने वाले सेशंस में इनको चाहे अलग अलग एक एक क्वेश्चन करके कराऊं, तो ये क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने सारे लिए हैं लगभग लगभग ना, जो भी आए हुए थे। ये भी आसान क्वेश्चन था, एक रीजनिंग का है ये भी। और ये भी था, ये मिक्सचर का क्वेश्चन होता है विड्रॉ वाला, तो ये भी आसान था। शॉपकीपर इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में थोड़े से स्टूडेंट्स को लग रहा था। ये भी आसान था अगर आपने सर्च फॉर इंडिसेस वगैरह पढ़े हैं तो। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या था? ओके, ट्रेन का है ये क्वेश्चन ना, ट्रेन का। रिलेटिव स्पीड लगेगी इसमें, एक बार हमारा सेम डायरेक्शन, एक बार रिलेटिव स्पीड में। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा था, इसमें अगर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सोचने में, लेकिन ये क्वेश्चंस था इसमें। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस थे हमने देखे यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है वो अब आपने देख लिया होगी सारी चीज़ें। मैंने सेम क्वेश्चन वहाँ से लिया विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। बाकी जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं आने वाली शॉर्ट्स वीडियोज़ में यहाँ पे आपको मिला देता रहूँगा। आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।